Hello and welcome to JK Civil Services. My dear friends, as you know, from the last two lectures, we were discussing about the tabulation of the data. And unfortunately, in the last lecture, there happened some issue due to which sound couldn't get recorded in the video from the half of the video. For that, I am very sorry for that. So दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मुझे वो वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़े, आपको समझ नहीं आया होगा या क्योंकि उसमें मेरी साउंड ही नहीं थी, तो प्लीज़ मुझे बताना, आई विल डू द सेम। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के लेक्चर में भी वो रिपीट हो जाएगा, थोड़ा सा उसका जो है लगभग 80% उसका जो कंटेंट होगा वो रिपीट हो जाएगा। सो आपकी मर्ज़ी, आप क्या चाहते हैं, रिकॉर्ड नए से मैं करूँ या इसी पे काम चलाए, तो मुझे बता देना। लेकिन दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो होगा द कंपाइलेशन ऑफ द डेटा। दोस्तों, टैबुलेशन पार्ट हमने कंप्लीट किया, आज से हम स्टार्ट करेंगे कंपाइलेशन ऑफ डेटा वाला पार्ट। कंपाइलेशन ऑफ डेटा, चलो दोस्तों पहले आते हैं डेफिनेशन समझते हैं कि कंपाइलेशन ऑफ डेटा क्या होता है। दोस्तों, कंपाइलेशन 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 और कोई कोई बुक इसको ऑर्गेनाइजेशन भी लिखती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। कोई कोई बुक लिखती है कंपाइलेशन ऑफ द डेटा भी, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन थोड़ी सी स्लाइड सी डिफरेंस है, उसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, पीएचडी नहीं करना है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसी बात को समझेंगे, कंपाइलेशन ऑफ डेटा क्या होता है। दोस्तों, पहला सेटअप जो हमने लिया था, जो हमने पहले यहां पे किया था, वो मैंने आपको पढ़ाया था कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना दोस्तों। मैंने डेटा कलेक्ट किया था, ठीक है। इसके बाद जब मैंने वो टॉपिक पढ़ाया आपको, फिर मैंने आपको यहां पे पढ़ाया टैबुलेशन, यानी मैंने बिल्कुल एक टेबल फॉर्म में, टेबुलेट फॉर्म में यहां पे इसको प्रेजेंट किया, ठीक है ना दोस्तों। उसी टेबुलेट फॉर्म के बाद मुझे यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कर सका। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बताऊंगा क्या होता है दोस्तों। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब मैं मीन, मीडियन, मोड, रिग्रेशन, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, सारी चीज़ें इसे निकाल सकता हूँ, यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यानी स्टार्ट कहाँ से होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा से, और खत्म कहां पे हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से। दोस्तों, जो ये बीच में ये पड़ता है, यानी इस डेटा को, ये जो रॉ फॉर्म में आपने यहां पे ऑब्टेन किया है, इस रॉ फॉर्म या एब्सोल्यूट डेटा को, इस जंक डेटा को, जिसे हम एब्सोल्यूट डेटा भी कहते हैं, रॉ डेटा भी कहते हैं, इसको यहां पे कन्वर्ट करना, एक कंसाइज करना, एक बिल्कुल अट्रैक्टिंग फॉर्म में, एक क्लासिफिकेशन फॉर्म में, अपनी अपनी चीजों को अपने अपने क्लास में लिखना, ठीक है ना, उसको हम नाम देते हैं कंपाइलेशन। सो इन शॉर्ट कंपाइलेशन इज नथिंग बट द सेटअप इन बिटवीन द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यानी कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से पहले वाला जो सेटअप होता है, दैट इज कंपाइलेशन, यानी बिटवीन दीज टू, ठीक है ना दोस्तों। उसको मैं नाम देता हूं कंपाइलेशन ऑफ डेटा। अब ये कंपाइलेशन ऑफ डेटा क्या होता है, इसमें दो काम करने पड़ते हैं। यानी इसी डेटा को, जो आपने ये रॉ डेटा लाया है, एक बड़ा सा डेटा लाया है, जंक फॉर्म में लाया है, एब्सोल्यूट फॉर्म में लाया है, इसको प्रोसेस करना, कंडेंस करना और टैबुलेशन और क्लासिफिकेशन की वजह से ये पॉसिबल है। यानी इस डेटा को कंडेंस करना, वो किससे पॉसिबल है, टैबुलेशन से और क्लासिफिकेशन से, ठीक है ना दोस्तों। और यहां पे हमने आज मेन पार्ट पढ़ना है, दैट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है ना दोस्तों। पहले क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कंपाइलेशन में हम क्या चीजें करते हैं। सो इन शॉर्ट कंपाइलेशन में कंडेंस करना पड़ता है डेटा को बाय किस मेथड से, टैबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन से, ठीक है ना दोस्तों। टैबुलेशन इज आल्सो द प्रोसेस टू फॉर्म द टेबल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेबल इज कॉल्ड टैबुलेशन। और क्लासिफिकेशन क्या होता है, चलो पहले इसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मैंने अभी बताया, दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, और इट इज एन मेथड ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डेटा। दोस्तों, यहां पे टर्म क्या आती है, ऑर्गेनाइजेशन। चलो पहले ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स या अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सच ए मैनर that comparison may be facilitated and further analysis may be possible। यानी
अरेंजमेंट का भी मतलब वही हुआ जो मैंने कंपाइलेशन का समझा, यानी यहां पे हम जो डेटा आपने रा डेटा लाया है इसको हम इस फॉर्म में यहां पे अरेंज करते हैं ताकि हमें कंपैरिजन और एनालिसिस यहां पे इजी हो जाए। देखो दोस्तों, कंपैरिजन का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे देखना है कि मैंने फैमिली सर्वे किया, मैंने देखना है कि कौन सी फैमिली यहां पे एक महीने में लेस देन या फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 500 रुपीज कमाती है, और कौन सी ऐसी फैमिली है जिनका 500 से 5000 इनकम है पर मंथ। ठीक है ना दोस्तों? तो मुझे ये चेक करना है। मैं क्या करूंगा काम, मैं एक टेबल में लिखूंगा यहां पे 500 अप टू 500 एंड 500 टू 5000। यहाँ पे 8 ऐसी फैमिलीज, यहाँ पे 10 ऐसी फैमिलीज, टोटल फैमिलीज 18 थी। तो यहाँ पे 8 फैमिलीज, यहाँ पे 10। तो मैंने क्या देखा, मुझे कंपेयर, यहाँ पे कंपैरिजन सीधा दिख रहा है कि 8 फैमिलीज जिनको इतना इनकम है, 10 फैमिलीज जिनको इतना इनकम है, यानी मैंने बिल्कुल यहाँ पे कंपेयर में कर सकूंगा। ठीक है ना? इस डेटा को मैंने ऐसे अरेंज किया कि मैं बिल्कुल कंपेयर कर सकता हूँ। या कितनी एजुकेटेड फैमिलीज है, कितनी अनएजुकेटेड फैमिलीज है, मैं बिल्कुल कंपेयर कर सकता हूँ, कितनी वो फैमिलीज है, कितनी ये। एंड फर्दर एनालिसिस दोस्तों, फिर मैं जब एनालिसिस करता हूँ, अच्छा अब इतना 20% इस गांव में अब अनएजुकेटेड फैमिलीज है, अच्छा 10% अनएजुकेटेड, अच्छा इसका एवरेज जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स लाए तकरीबन तकरीबन 70% इस स्कूल के बच्चे जो है वो यहाँ पे 99% मार्क्स लाते हैं। कितने बच्चे? 70% बच्चे। ये जो मैं 70% बच्चे बोलता हूं, या मैं बोलता हूं एवरेज, यहां पे बच्चों को मैथमेटिक्स में मार्क्स आए 10 में से कितना एवरेज मार्क्स है? 8 मार्क्स एवरेज आए बच्चों को। यानी मैं जो एवरेज जो निकालता हूं दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दोस्तों। सो इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है इस डेटा को, यानी रा डेटा को ऐसे अरेंज करो जिससे आपको इजी होगा फिर कंपेयर करना और आपको इजी होगा एनालिसिस करना। सो दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अगर ये होता है तो इसका कौन सा ऐसा चीज है जो हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करने में मदद देगी? तो वो दोस्तों वो चीज है हमारी क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना दोस्तों? अब हम इसी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन की बात करेंगे। देखो दोस्तों, देखो, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इनटू द डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ इट इज कैरेक्टरिस्टिक। देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां एक विलेज में गया, मैंने सर्वे किया, वहां पे 200 फैमिलीज थी। कितनी फैमिलीज थी दोस्तों? 200 फैमिलीज थी। मैंने वहां पे देखा, मुझे वहां पे जो ऑब्जेक्टिव था, मुझे डेटा कलेक्ट करना था, उनकी इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, एजुकेशन कितने लोग हैं, रिलीजन क्या है उनका, और साइज कितना है फैमिली का। ठीक है ना दोस्तों? मैंने ये डाटा लिया, यानी मैंने ये रा डेटा लिया। लेकिन अब मैं इस डेटा को यहां पे बिल्कुल अरेंज करता हूं। यानी अब मैं देखता हूं, मैंने बिल्कुल पहले क्या डेटा लिया था कि 2200 फैमिलीज है, यहां पे इनकम इस फैमिली का कितना है, एजुकेशन क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, रिलीजन क्या है, साइज ऑफ द फैमिली क्या है। ठीक है ना दोस्तों? लेकिन इसको मैं कहूंगा नाम रा डेटा। लेकिन अगर मैं इसी रा डेटा को अब अरेंज करूंगा, मुझे देखना है कि कितनी फैमिलियां हैं जो एजुकेटेड है, कितनी फैमिली है जो अनएजुकेटेड है, या कितनी फैमिली ऐसी है जिनकी इनकम 5000 से ज्यादा है पर मंथ, या कितनी फैमिली ऐसी है जिनकी इनकम 500 या उससे कम है हर मंथ। ठीक है ना दोस्तों? यानी ये जो मैं बता रहा हूं, कितनी फैमिलियां हैं, एजुकेटेड कितनी 8, अनएजुकेटेड 10। ठीक है ना? इनकम लेस देन 5000 8 फैमिलियां। ठीक है? सो दोस्तों, जो मैं अब अरेंज में करता हूं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, यानी पहले यहां पे 2 क्लासेस में बनाऊंगा, एक बनाऊंगा मैं एजुकेटेड, दूसरा मैं बनाऊंगा अनएजुकेटेड। यानी जो फैमिली अनएजुकेटेड होगी वो मैं यहां पे लिखूंगा, जितनी फैमिलियां एजुकेटेड होंगी वो मैं यहां पे लिखूंगा। है ना दोस्तों? सो इसको मैं कहूंगा क्लास। क्या कहूंगा? क्लास। देखो दोस्तों, क्लास क्या होता है? ईच डिवीजन ऑफ डेटा इज कॉल्ड क्लास। यानी जो अब मैंने डिवीजन किया ना, यहां पे मैंने रखा एजुकेटेड, यहां पे मैंने रखा अनएजुकेटेड, इसको मैं नाम देता हूं क्लास। यानी इस क्लास में कितने और इस क्लास में कितने, यानी ईच डिवीजन ऑफ डेटा इज कॉल्ड क्लास। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब आप रा डेटा को कन्वर्ट करते हो स्टैटिस्टिकल सीरीज में।
जब आप रॉ डेटा को कन्वर्ट करते हो स्टैटिस्टिकल सीरीज। दोस्तों स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या है, इसी चैप्टर में वो मेन टॉपिक होगा, हमारा मेन टॉपिक होगा। लेकिन फिलहाल इत्मीनान रखो, हम आपको पढ़ाएंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है। दोस्तों ये चैप्टर इसी में जुड़ा है। स्टैटिस्टिकल सीरीज 2-4 टॉपिक इसमें हमने पढ़ना है, 2-4 लेक्चर इसमें चलेंगे, वहीं पे हम समझाएंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या है। सो कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्लास व्हाट the conversion of raw data into the statistical series is a process known as classification। उसको मैं क्लासिफिकेशन कहता हूं। दोस्तों यहां पे ये स्टैटिस्टिकल की टर्म्स है, यहां पे ये साइनस है, लेकिन मैं कश्मीरी समझाऊंगा आपको, मैं आपको बताऊंगा इन लेमैन्स लैंग्वेज। देखो दोस्तों, आपके पास फिजिक्स की बुक्स है, 8 फिजिक्स की बुक है, यानी आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास रेफरेंस है, आपके पास आकाश का मटेरियल है, आपके पास कोटा एलन का मटेरियल है, लेकिन सारी किताबें फिजिक्स की है। इसी तरह से केमिस्ट्री की भी 10-15 बुक्स है आपकी, इसी तरह से बायोलॉजी की भी 8-10 बुक्स है। तो दोस्तों ये अमलगम होता है ना हमारे रूम में फिजिक्स भी एक साथ, केमिस्ट्री भी। अब हम क्या करेंगे, मैंने काम किया, मेरी जो यहाँ पे मॉम है उनने मुझे बोला, मेरी मदर ने मुझे बोला कि उमर साहब आप एक काम करो, मैं आपको रैक ला के दूंगी और आप इस रैक के शेल्फ पे, यानी पहले शेल्फ पे इसको आप लिखोगे फिजिक्स, दूसरे इसी रैक के शेल्फ पे आप लिखोगे केमिस्ट्री और तीसरे शेल्फ पे आप लिखोगे बायोलॉजी। ठीक है ना दोस्तों। तो फिजिक्स की सारी बुक्स मैंने यहाँ पे रखी, केमिस्ट्री की सारी बुक्स मैंने इस रैक पे रखी और बायोलॉजी की सारी बुक्स मैंने इस रैक पे रखी। तो दोस्तों ये जो मैंने अलग अलग ये डिवीजन किया ना, इनको मैं नाम देता हूं क्लास। क्या नाम देता हूं? क्लास। ठीक है ना। ओके मेरे दोस्तों, इसी को मैं, इस प्रोसेस को मैं नाम देता हूं, जो मैंने ये अलग अलग डिवीजन किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस प्रोसेस को मैं नाम देता हूं क्लासिफिकेशन। ये मेरा एक साथ जमघट हो गया था ना, इकट्ठा हो गया था ना, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, इसको मैं नाम देता हूं रॉ डेटा, यानी रॉ बुक्स, यानी रॉ डेटा, यानी एक साथ होती थी ना। अब मैंने इनको अलग अलग किया, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑर्गेनाइज किया, मैंने क्लासिफाई किया। सो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है ना दोस्तों। ओके, सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स। रिलेटेड फैक्ट क्या था? ये फिजिक्स की ही बुक्स थी, ये भी, इसको मैंने एक ही ग्रुप में रखा इनटू द डिफरेंट क्लासेस। यानी जो जिसका था, अगर ये फिजिक्स की बुक थी तो मैंने ये फिजिक्स के रैक पे रखा ऊपर, अगर ये केमिस्ट्री थी तो मैंने मिडिल रैक पे रखा यहाँ पे। दैट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल है ना दोस्तों। ओके, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इस क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जामिनर कभी कभार पूछता है या आपको पूछेगा मेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का है, दैट इज सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। चलो जूम करते हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस, यानी जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो आपके डेटा को सिंपलीफाई कराती है और ब्रीफ बनाती है। दोस्तों मैंने जो यहाँ पे घर घर जो मैं गया था, मैंने 200 फैमिलीज में डेटा कलेक्ट किया था। ये फैमिली एजुकेटेड है, कौन सी फैमिली अनएजुकेटेड है, कौन सी फैमिली का इनकम 5000 से ज़्यादा है, कौन सी फैमिली का रिलीजन क्या है, इस फैमिली का साइज़ क्या है। तो दोस्तों मुझे 10-12 पेज में मैंने ये डेटा लिया। लेकिन अब जब मैं इसको बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक सिंपल एक पेज पे, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा 5000 और इसी में लिखूंगा एजुकेटेड, इस तरह से लिखूंगा अनएजुकेटेड, यहाँ से लिखूंगा लेस देन 5000, यहाँ से लिखूंगा एजुकेटेड अनएजुकेटेड। ठीक है ना, यानी 5000 का जो इनकम है उनमें कितनी एजुकेटेड फैमिली है, अनएजुकेटेड, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। सो सिंपल एक ही झटके में, एक ही नज़र में आप इंसान को पता चलता है कि इंफॉर्मेशन क्या है उस पर। ठीक है ना दोस्तों। ओके, दूसरी बात इस क्लासिफिकेशन की का ऑब्जेक्टिव क्या है? यूटिलिटी। देखो दोस्तों यूटिलिटी क्या मतलब होता है, क्लासिफिकेशन से यूटिलिटी एनहेंस होती है डेटा की। देखो यानी आप फिजिक्स की बुकें यहां पे फिजिक्स के रैक पे रखती है, यानी इसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है दोस्तों। यानी जब आप एक चीज अपने कॉलम में रखते हो, यानी इसका मतलब होता है इस चीज की यूटिलिटी बढ़ जाती हो। आप जाओगे कभी आंखें बंद भी करोगे तो आप जाओगे उस चीज को वहां से निकाल के लाओगे। फिजिक्स को आपको पता है मैंने ऊपर के शेल्फ पे रखी है। ठीक है ना, यानी क्लासिफिकेशन एनहेंसेस द यूटिलिटी ऑफ द डेटा as it brings out the similarity within the diverse set of the data। यानी जो यहाँ पे डाइवर्स सेट है डेटा का, एजुकेटेड भी, अनएजुकेटेड भी, रिलीजन भी, साइज भी, यानी इसमें से ये निचोड़ता है। अब वो अलग अलग करता है, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, साइज,
कम साइज ज़्यादा, इनकम लेस देन 5000 ग्रेटर देन 5000 कितने हैं, एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, यानी यूटिलिटी बढ़ जाती है किसकी, डेटा की। अब है डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब क्या होता है दोस्तों, जब आप देखते हो डेटा को, जब आपने क्लासिफाई किया है, आप डिफरेंसेस दिखा सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बता सकते हैं बिहार में ज़्यादा अनएजुकेटेड है एज कंपेयर टू एजुकेटेड। क्यों, आपने लिया यहाँ पे दिखा है अनएजुकेटेड 800 फैमिलियाँ, एजुकेटेड सिर्फ 100 फैमिली। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे कैटेगराइज किया, यहाँ पे आपने कंपैरिजन किया कि कितनी ज़्यादा है, एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, आपने ये खुद देखा यहाँ पे। सो यू कैन डिस्टिंक्ट द थिंग्स। इसी तरह से एक और टर्म है कंपैरेबिलिटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन कंपैरेबिलिटी। आप कंपेयर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इस साल का आपने यहाँ पे टेबल बनाया, राइस इतना निकला, वीट इतना निकला और ये इतना निकला, और पिछले साल का आपने भी टेबल बनाया था, इसने लिखा था राइस इतना है, वीट इतना है, अच्छा शुगर इतना निकला था इंडिया में 2020 में, ये था 2021 में। तो जब ये टेबल आप दोनों लाओगे एक साथ देखोगे, अच्छा तो 2020 में यहाँ पे शुगर कम निकला था, हाँ अच्छा 2021 में शुगर ज़्यादा निकला है। सो यू कैन कंपेयर दोस्तों, यू कैन कंपेयर, ठीक है ना। ओके, अब क्या है साइंटिफिक अरेंजमेंट। देखो दोस्तों, आप ये डेटा को साइंटिफिक अरेंजमेंट से अरेंज करते हो, यहाँ पे साइंटिफिक मैनर में अरेंज करते हो बिकॉज ऑफ द क्लासिफिकेशन। मैंने अभी भी बताया आपको, फिजिक्स की बुक्स ऊपर रैक पे, केमिस्ट्री की यहाँ पे और बायोलॉजी की यहाँ पे, दैट मीन्स साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ द डेटा, ठीक है ना दोस्तों। इससे आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और एक और चीज, इसका ऑब्जेक्टिव है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, ये हम सबको पता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। हम किसको बताएंगे कि ये क्लासिफिकेशन गुड क्लासिफिकेशन है। पहले है कंप्रहेंसिवनेस। कंप्रहेंसिवनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे आपने क्लासिफाई किया, आपको पता है, आप गए थे वहाँ पे फैमिलीज देखने कि कितनी फैमिलीज एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना होता है, साइज क्या है, रिलीजन क्या है। तो आप यहाँ पे एक भी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, यानी एजुकेटेड 80 फैमिली, अनएजुकेटेड 20 फैमिलियां, यानी आप एक भी फैमिली को यहां पे नहीं छोड़ सकते, वो गवारा नहीं कर सकते आप। यानी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड गुड क्लासिफिकेशन अगर उसमें कंप्रहेंसिवनेस है, यानी अगर इसमें आपने हर किसी आइटम को शामिल किया है। दोस्तों आइटम क्या होता है, ITEM, आइटम। मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया है आइटम क्या होता है। यानी एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ डेटा इज कॉल्ड आइटम, यानी हर कोई सिंगल डेटा, उसको मैं आइटम कहता हूं। यानी इस क्लासिफिकेशन को मैं गुड क्लासिफिकेशन तब कहूंगा जब इसमें हर कोई चीज, आपने जो डेटा लाया है, रॉ डेटा लिया है, उस रॉ डेटा को, हर किसी रॉ डेटा को आपने यहां पे इसमें क्लासिफिकेशन में डाला है। लेकिन सिर्फ एक ही काम है क्लासिफिकेशन का, वो है इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना और सिंपल बनाना इस रॉ डेटा को, ठीक है ना दोस्तों। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज इट शुड बी कंप्रहेंसिव, यानी ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डेटा गेट्स इनटू द सम ग्रुप और क्लास, यानी नो आइटम शुड बी लेफ्ट आउट, कोई भी आइटम आपको यहां पे नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा क्लैरिटी, यानी जो आप क्लासिफिकेशन करते हो उसको मैं तभी बोलूंगा गुड क्लासिफिकेशन अगर ये सिंपल और क्लियर होगा, ठीक है ना दोस्तों। यानी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा आइटम कहाँ पे है। यानी आपने बिल्कुल सिंपल फिजिक्स की बुक्स ऊपर, इसके बाद केमिस्ट्री की बुक्स, इसके बाद बायोलॉजी की बुक्स, यानी इट शुड बी क्लियर। इसी तरह होमोजिनिटी मतलब दोस्तों, आपने फिजिक्स के रैक पे सिर्फ फिजिक्स की बुक्स रखी होंगी, ये नहीं कि आपने केमिस्ट्री का भी वहां पे बुक रखा होगा, ठीक है ना दोस्तों, दैट इज होमोजिनिटी। इसी के बाद स्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्यूटेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों, देखो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल में जाते हो, वहां पे आप चेक करते हो, आपको डेटा लाना है और आप जाओगे स्कूल, वहां पे आप को बेसिकली देखना है कि बच्चे कितना खर्च करते हैं और बच्चे को घर वाले कितना पॉकेट मनी देते हैं। तो जब आप वहां पे जाओगे, क्या आप बच्चों को वजन करोगे वहां पे, क्या आप बच्चे की हाइट पूछोगे, क्या आप बच्चे को बोले कि आपने शादी की है कि नहीं की है? अरे दोस्त, ये कौन सा वेरिएबल है जो आप उनको पूछते हो। इन शॉर्ट कहने का मीन्स इतना है कि हमने उसी बेसिस पे क्लासिफाई करना है चीजों को जो हमें जरूरत है। हमें क्या जरूरत है, यहाँ पे इनकम कितना है बच्चों का या एक्सपेंडिचर कितना होता है बच्चों का, तो मैं यही वेरिएबल लूंगा, एक्सपेंडिचर और इनकम, ना कि उनका मैरिटल स्टेटस, ना कि उनका हाइट, ना कि उनका वेट। सो दिस इज कॉल्ड सूटेबिलिटी।
ठीक है ना दोस्तों? ओके। इसी तरह से एक और टर्म है दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? यानी दिस बेस शुड नॉट चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन। देखो दोस्तों, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? यानी जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो, जब आप कोई डेटा लाते हो, फिर यहाँ पे प्रेजेंट करते हो, फिर इसको क्लासीफाई करते हो, इसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यानी जो आप इन्वेस्टिगेशन करते हो ना दोस्तों, उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे मैन रखे हैं, यहाँ पे वुमेन रखे हैं, ठीक है ना दोस्तों? और अगर आपको आप स्कूल में गए, आपको देखना है बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, लेकिन क्या पता आपको स्कूल में लगा कि वहां पे ट्रांसजेंडर्स भी थे। अब तो आप फंस गए। अब आप ट्रांसजेंडर्स क्या मैन में रखोगे कि वुमेन में रखोगे? ठीक है ना दोस्तों? सो यहाँ पे इन शॉर्ट मुझे तीनों कॉलम बनाने हैं, मैन भी, वुमेन भी और ट्रांसजेंडर भी। ठीक है ना दोस्तों? ओके। इसी तरह से इलास्टिक, ए क्लासिफिकेशन शुड बी, गुड क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब यही जो मैं बोलता हूं, यानी आपको यहाँ पे गुंजाइश होनी चाहिए कि जो आप कल को चेंजेस करोगे वो फिट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप स्कूल में गए, आपने इस बार डेटा लिया कि इस स्कूल में 500 बॉयज हैं और 400 गर्ल्स है, लेकिन जब आप एक महीने के बाद गए, आप देखते हो 500 बॉयज, 400 गर्ल्स और 10 ट्रांसजेंडर। सो आपको वहां पे गैप होनी चाहिए। आपको वहां पे जो क्लासिफिकेशन आप करते हो, ये यहाँ पे ऐसी इलास्टिक होनी चाहिए, आपको परमिट करनी चाहिए कि आप इसमें चेंजेस डाल सको। ठीक है ना दोस्तों? ओके। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर आर 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आर 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, इसको मैं नाम देता हूं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी। ठीक है ना दोस्तों? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या एट्रीब्यूटिव क्लासिफिकेशन, एंड क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। टाइम क्या हुआ पहले ये चेक करते हैं। चलो दोस्तों, पहले बात करेंगे जियोग्राफिकल, या इसको हम नाम देते हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन। देखो दोस्तों, जियोग्राफिकल और स्पेशल, यानी यहां पे जो क्लासिफाइंग वेरिएबल होगा वो होगा यहां पे स्पेस, वो होगा यहां पे प्लेस, या वो होगा यहां पे लोकेशन। दोस्तों, वेरिएबल या क्लासिफाइंग वेरिएबल में किसे कहूंगा? जो चेंज हो जाएगा, जो चेंज हो जाएगा उसको मैं वेरिएबल कहता हूं, यानी जिसका वैल्यू चेंज होता है, यानी जो चेंज होता है। यहां पे क्या चेंज होता है? यहां पे चेंज होता है आपका लोकेशन, यानी वो क्लासिफिकेशन जहां पे क्लासिफाइंग वेरिएबल, यानी वो क्लासिफिकेशन जिसकी बेसिस होगी जियोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंसेस ऑफ डेटा, यानी जिस यहां पे जो वेरिएबल होगा वो होगा आपकी कोई जगह, वो होगा प्लेस। द वेरिएबल हियर इज प्लेस। देखो दोस्तों कैसे इसने एग्जांपल दी है, लिखा है कि नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाइसिकल्स इन 2017 में कौन कौन सी फर्म्स, कहां पे जो फर्म्स है वो बाइसिकल बनाए। देखो पंजाब में वो फर्म्स है, कितनी फर्म्स पंजाब में है जो बाइसिकल्स बनाए थे? तो पंजाब में 30 ऐसी फर्म्स है। हरियाणा में कितनी? 20। उत्तर प्रदेश में 25। सो यहां पे चेंज क्या हो रहा है? यहां पे लोकेशन चेंज हो रही है, प्लेस चेंज हो रहा है। सो द वेरिएबल हियर इज ए प्लेस, दैट इज व्हाई जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जहां पे क्लासिफाइंग वेरिएबल आपका प्लेस होगा दोस्तों। यही मैंने आपको वहां पे भी पढ़ा है, जब मैंने कल का टैबुलेशन लेक्चर पढ़ा जिसमें साउंड नहीं थी, यही चीजें मैंने वहां पे भी पढ़ा थी, इसलिए मुझे नहीं लगा कि रिकॉर्ड करना है। मैंने वहां पे ही सोचा था कि मैं दूसरे लेक्चर में आपको फिर पढ़ा सकता हूं। देखो दोस्तों, इसने थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में भी इसको बताया है। देखो यहां से नंबर ऑफ फर्म्स और यहां से आपका प्लेस, पंजाब, हरियाणा और यूपी। पंजाब में 30, हरियाणा में 20 ही फर्म्स ऐसी है और यूपी में 25 फर्म्स ऐसी है जो बाइसिकल्स बनाती है। ठीक है ना? इसके बाद अब हम बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। क्रोनोलॉजिकल को मैंने आपको बोला टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी। ठीक है ना दोस्तों? ओके। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सो द वेरिएबल हियर इज, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सो द वेरिएबल हियर इज टाइम। यहां पे टाइम वेरिएबल है दोस्तों। देखो कैसे, यहां पे ईयर है ना, सेल ऑफ फर्म हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे देखते हैं कि एक कंपनी में कितना सेल हुआ है। 2015 में इस कंपनी ने 80 लाख का सेल किया, 2016 में इतना, 2017 में इतना। सो चेंज क्या हो रहा है? टाइम, ईयर चेंज हो रहा है दोस्तों। सो द वेरिएबल हियर इज द टाइम, इसीलिए इसको मैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नाम देता हूं, बिकॉज द वेरिएबल हियर इज टाइम। ठीक है ना? इसी तरह से हम बात करेंगे अब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। दोस्तों यहां पे मैं वेरिएबल टर्म यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी। दोस्तों वो चीज जिसका मेजरमेंट नहीं होता है, जिसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं होता है। क्वांटिफिकेशन मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं
आपकी इंसानियत कितनी है, व्हाट इज योर ह्यूमैनिटी। आप बोलोगे 5, आप बोलोगे 6। अच्छा, मैं आपको बोलूंगा आपकी ईमानदारी कितनी है, आप मुझे बोलोगे मुझे मेरी ईमानदारी 10 है, मेरी ईमानदारी नहीं 12 है। तो कोई ऐसा बोलता है? नहीं 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 बोलता है ऐसा, क्योंकि ये जो ऑनेस्टी है, ये जो इंसानियत है, दीज आर एडजेक्टिव्स, ये सिफत होते हैं इंसान के। और अगर यही चेंज हुआ, अगर यही वेरिएबल बना, अगर यही एट्रीब्यूट बना, उसको मैं नाम देता हूं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसी बुनियाद पे अगर मुझे क्लासिफाई करना है तो मैं बोलूंगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखो दोस्तों कैसे, फॉर एग्जांपल यहां पे जो क्वालिटेटिव या कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे, दैट इज ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस लोगों की। देखो ऑक्यूपेशन, आप मुझे बताओ कि आपकी कितनी ऑक्यूपेशन है, रिलीजन आपका कितना रिलीजन है, आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कितना, ये हम नहीं बता सकते। इसीलिए मैं उनको नाम देता हूं, इसीलिए मैं यहाँ पे नाम देता हूं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे फिर से समझा सकता हूं आपको। मैं बोलता हूं कभी हाइट, क्या बताता हूं, हाइट में बोलता हूं, और इसी हाइट के होते हैं टॉल और शॉर्ट। हाइट क्या है, हाइट इज कॉल्ड कैरेक्टर, हाइट इज कॉल्ड कैरेक्टर, हाइट इज कॉल्ड कैरेक्टर। और ये जो टॉल और शॉर्ट, इसके दो ट्रेट्स है। क्या है दोस्तों, इसके दो ट्रेट्स है, यानी हाइट इज द कैरेक्टर एंड टॉल एंड शॉर्ट आर इट इज 2 ट्रेट्स, ठीक है ना। और इनको मैं नाम देता हूं एट्रीब्यूट्स, या इनको मैं नाम देता हूं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको समझा सकता हूं कलर, आपका कलर क्या है, कलर इज ए कैरेक्टर, या कलर इज एन एट्रीब्यूट, या कलर इज एन यहां पे आपका वेरिएबल, ठीक है ना दोस्तों। वेरिएबल नहीं कह सकता हूं, एट्रीब्यूट कह सकता हूं। इसके दो ट्रेट्स होते हैं, कलर इज ए एट्रीब्यूट, कलर इज ए कैरेक्टर। इसके दो ट्रेट्स होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना दोस्तों, गोरे और काले। ओके मेरे दोस्तों, यहां पे इसके टाइप्स है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के भी टाइप्स है। वन इज सिंपल एंड अनदर इज मनीफोल्ड। सिंपल वो क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हम अकॉर्डिंग टू डाइकोटॉमी चलते हैं, जो मैंने अभी बोला, यानी ये कैरेक्टर है, इसके दो ट्रेट्स होते हैं, यानी कलर है कैरेक्टर, इसके दो ट्रेट है, ब्लैक और व्हाइट। या फॉर एग्जांपल यहाँ कलर है हाइट, कैरेक्टर है हाइट, या एट्रीब्यूट है हाइट, इसके दो ट्रेट्स होते हैं, छोटा यानी शॉर्ट या टॉल, यही होता है ना दोस्तों। ओके, या फॉर एग्जांपल जेंडर, जेंडर के दो होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है ना, उनको मैं नाम देता हूं डाइकोटॉमी। या कोई हेल्दी या अनहेल्दी, क्या कोई बता सकता है मैं 10 हेल्दी हूं, मैं नहीं, मैं 5 अनहेल्दी हूं। अच्छा, मैं एजुकेटेड 5 हूं, मैं अनएजुकेटेड 10, यानी जो चीजें हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिनको कोई हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते दोस्तों, उनको मैं नाम देता हूं क्वालिटेटिव या एट्रीब्यूट या क्वालिटीज, यम चीजें सिपत आसन, ठीक है दोस्तों। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइकोटॉमी। कल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर एन एग्जांपल ऑफ डाइकोटॉमी, मेल फीमेल। डाइकोटॉमी क्यों, क्योंकि दो है ना, मेल फीमेल, हेल्दी अनहेल्दी, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, राइट रॉन्ग, ठीक है ना। सो दिस इज डाइकोटॉमी। ओके दोस्तों, इसी तरह से मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पे when the classification according to quality involves more than, यहां पे more than one characteristic हो, जहां पे more than one character, उसको मैं नाम दे। देखो दोस्तों, ऊपर जब मैंने आपको पढ़ा है सिंपल क्लासिफिकेशन, वहां पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर था, एक ही कैरेक्टर था, कौन, फॉर एग्जांपल जेंडर, फॉर एग्जांपल जेंडर, जेंडर के क्या थे, दो, मतलब जेंडर एक ही कैरेक्टर था ना, मैंने बोला ना अभी, कैरेक्टरिस्टिक एक ही था या एट्रीब्यूट एक ही था, इसके तो दो ट्रेट्स, फिर यानी जिसको हम डाइकोटोमी कहेंगे, यानी जेंडर मेल या फीमेल। या फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा यहां पे फिजिक की, फिजिक हेल्दी और अनहेल्दी, ठीक है ना दोस्तों। ओके, मनीफोल्ड होता है जहां पे आपको दो वेरिएबल्स होंगे, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपको। देखो क्या क्या दोस्तों, देखो क्या क्या, फॉर एग्जांपल आप बताओ कितने लोग यहां पे सिकिल्ड है लेकिन मेन, और कितने लोग सिकिल्ड है लेकिन वुमेन, और कितने लोग अनसिकिल्ड है लेकिन मैन, और कितने लोग अनसिकिल्ड है लेकिन वुमेन। देखो दोस्तों, यहां पे आप समझ सकते हैं, एक फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, वहां पे मैंने देखना है मैंने बहुत सारे कैरेक्टर लिए, मैंने बहुत सारे कैरेक्टर वेरिएबल्स लिए। यहां पे एक मैंने वेरिएबल लिया सिकिल्ड, और सिकिल्ड का दूसरा क्या होगा, अनसिकिल्ड, ऑब्वियसली। दूसरा वेरिएबल मैंने लिया उनकी एजुकेशन, लिटरेट एंड इलिटरेट, और तीसरा वेरिएबल मैंने यहां पे लिया कि वो रहते कहां पे हैं, रूरल है या अर्बन है, उसको मैं नाम देता हूं मनीफोल्ड, क्योंकि मैंने यहां पे 3 क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, यानी मैंने यहां पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए। कौन कौन, यहां पे मैंने लिया स्किल्ड, यहां पे मैंने लिया एजुकेशन, और यहां पे मैंने लिया लोकेशन, कहां पे रहता है, अर्बन है कि ये। देखो दोस्तों, स्किल्ड, लिटरेट, इलिटरेट,
यानी कितने स्किल्ड लिटरेट है और कितने इलिटरेट है, और लिटरेट कितने अर्बन में रहते हैं और कितने रूरल में रहते हैं, इलिटरेट कितने अर्बन में रहते हैं और कितने रूरल में रहते हैं। सो इन शॉर्ट दोस्तों, जहां पे मैं मोर देन वन फिनोमेना लूंगा या मोर देन वन क्या लूंगा, कैरेक्टरिस्टिक, उसको मैं नाम देता हूं मनीफोल्ड दोस्तों। ठीक है ना। अब इसने यहाँ पे लिखा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वो चीज लेते हैं जो मेजरेबल नहीं हो। क्या आप मेजर कर सकते हो, आप कितना गांव में रहते हो, आप कितना शहर में रहते हो? सो दीज आर जस्ट सिफत, दीज आर जस्ट एडजेक्टिव्स। इसके मुकाबले में अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों, जब हमारा क्लासिफाइंग वेरिएबल कोई वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। देखो दोस्तों, देखो यहां पे मैं बात करूंगा, अगर मेरा वेरिएबल, यहां पे मैं बात करूंगा कितना प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट इज ए क्वांटिफाइबल वेरिएबल, यानी मैं कोता प्रॉफिट आ, मैं 10 रुपये प्रॉफिट, 20 रुपये प्रॉफिट कि 30 रुपये, इसमें वन 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, जो मैं बोलता हूं ना 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। सो ये जो प्रॉफिट है ना, दिस इज क्वांटिफाइबल, मैं प्रॉफिट को मेजर कर सकता हूं। अगर मैं ऐसी क्लासिफिकेशन लूंगा जहां मैं चीजें मेजर कर सकता हूं, या जहां मुझे कोई वेरिएबल ऐसा होगा जो मेजरेबल वेरिएबल होगा, यानी जो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों वेरिएबल है यहाँ पे, क्योंकि ये चेंज होता है ना। मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ली है जिनका प्रॉफिट कुछ नहीं से लेकर 10,000 तक, 1 लाख तक, या जिनका प्रॉफिट 1 लाख से 2,000, 2,000 से 3, यानी जो चेंज होता है, वेरी होता है ना, इसी को मैं नाम देता हूं वेरिएबल। लेकिन अब यहाँ पे कौन है वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल है प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्वांटिफाइबल वेरिएबल, क्योंकि इसको मैं मेजर कर सकता। अच्छा 10 रुपये छे आमचं फायदा कि 20 रुपये छे आमचं फायदा, यानी 10 रुपये फायदा आया है कि 20 रुपये फायदा आया है, 20 रुपये फायदा है। सो प्रॉफिट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स 1 2 3 4 5 6, दैट्स व्हाई दिस इज क्वांटिफाइबल। इसी तरह से यहां पे इसने लिखा है कि जो फैक्ट्री है उसको कितनी फैक्ट्री ऐसी है जिनको इतना प्रॉफिट आता है, या फिर इतना या इतना है। तो ऐसी फैक्ट्रीज 5 है, ऐसी फैक्ट्रीज इतने हैं, ऐसी फैक्ट्रीज 1500 है, ऐसी फैक्ट्रीज 800, 420। सो इसको मैंने टेबलेट फॉर्म में यहाँ पे अरेंज किया है दोस्तों। इसी को मैं नाम देता हूँ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, बिकॉज इट इज क्वांटिफाइबल फिनोमेना। ठीक है ना दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे ये लेक्चर समझ आया होगा। इन शॉर्ट, हमने इस लेक्चर में कंपाइलेशन ऑफ डेटा पढ़ा, तो कंपाइलेशन में हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हम 2-3 लेक्चर्स में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और इसमें हम आपको स्टैटिस्टिकल सीरीज पढ़ाएंगे दोस्तों, जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें सीखें, जैसे फ्रीक्वेंसी, जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है ना दोस्तों, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे सिखाएंगे आपको, और आप भी सीखेंगे। अब कल के लेक्चर के बारे में, जो मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था आपको, जिसमें साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई थी, चलो उसको थोड़ा सा 5 मिनट में नजर देंगे और मसला खत्म। मुझे लगता है यहां से हमने वहां पे साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो वहां पे हमने क्या पढ़ाया था आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों मैं यहां तक पहुंच गया था शायद। अब मुझे वहां पे पढ़ाना था टेम्पोरल क्लासिफिकेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। दोस्तों जब हम क्लासिफिकेशन अभी जो मैंने पढ़ाया, अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें, कौन, मगर टेम्पोरल क्लास, जिसे आपको क्रोनोलॉजिकल भी कहा। देखो दोस्तों, यहाँ पे इसने लिखा है कि कितने सेलफोन्स बिकते हैं, इतने 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, यानी इस टाइम पे कितने सेलफोन्स बिके। जो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल आपका टाइम है, ईयर है, और इसी पे फिर ये टैबुलेशन जो मैंने बनाया, टेबल बनाया, उसी को मैं कहता हूं टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से स्पेशल मीन्स आपका जियोग्राफिकल, आपकी लोकेशन, आपकी स्पेस के बारे में। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल है कि कितने स्टूडेंट्स इंडिया के, यूएसए में, यूके में, जापान में, रशिया में और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या चीज है, यहाँ पे वेरिएबल ये कंट्री है, क्योंकि कंट्री चेंज होती है, यूएसए फिर यूके फिर जापान फिर ये। ठीक है ना दोस्तों, और इसी को मैंने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना था, मुझे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछने थे। देखो दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टैबुलेशन, ये तो पता ही है। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेबल इज टेबल हेड, नोट, टाइटल, ऑल ऑफ दीज, है ना दोस्तों, ये मैंने आपको पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द टेबल, पर्पस, ओरिजिनलिटी, कंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो मैंने आपको ऑल ऑफ दीज ये भी पढ़ा, ये भी। सो दीज वर द बेसिस ऑफ टेबल। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइटल्स ऑफ रो ऑफ डेटा। तो टाइटल ऑफ रो ऑफ डेटा को हम सिटअप कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। कंप्लेक्स टेबल में भी क्लासिफाइड एज डबल, ट्रिपल एंड मनीफोल्ड, कल भी पढ़ा है।
इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल में हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे वेरिएबल जो है दैट इज टाइम या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टेबल इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ टैबुलेशन, यानी टेबल किससे बनता है, टैबुलेशन से बनता है टेबल। इसके बाद 2-3 और ऑब्जेक्टिव्स दोस्तों, दैट इज टैबुलेशन मेक द डेटा सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नॉन, इट मेक द डेटा सिंपल। टैबुलेशन से डेटा सिंपल बनता है, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टेबल फॉर प्रेजेंटिंग डेटा टू ब्रिंग आउट एसेंशियल फीचर्स, यानी आप बताओ कि कंस्ट्रक्टिंग टेबल का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा है कल के लेक्चर में, दैट इज एसेंशियल फीचर्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सेविंग द स्पेस, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सेव स्पेस विदाउट कंप्रोमाइजिंग, यानी वो स्पेस सेव करता है, यानी जब आप टेबल में बनाते हो, टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हो, इससे स्पेस बच जाती है, लेकिन इससे क्या नहीं होता, इससे क्वालिटी ऑफ डेटा एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा खराब नहीं होती। सो बोथ, आंसर इज बोथ, ठीक है ना दोस्तों। मुझे लगता है कल के लेक्चर में ये चीजें हो गई। अब मैंने पढ़ाना था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद इसमें भी साउंड नहीं आई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये याद रख लेना, जनरल पर्पस टेबल को हम मास्टर टेबल कहते हैं, स्पेशल पर्पस को हम समरी टेबल कहते हैं, ये मैंने आपको बताया क्यों। ओरिजिनल टेबल को हम प्राइमरी टेबल, देखो दोस्तों क्यों, क्योंकि जो सेंसस ऑफ इंडिया है, इट इज द प्राइमरी डेटा, इट इज द प्राइमरी टेबल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट्स वाई प्राइमरी टेबल। जब हम इससे कोई डेटा लेंगे उसको मैं कहूंगा डिराइव टेबल, और इस डेटा को मैं नाम दूंगा सेकेंडरी डेटा, इसीलिए इस टेबल को नाम देंगे सेकेंडरी टेबल। और मैनीफोल्ड टेबल को हम नाम देते हैं दोस्तों हाई ऑर्डर टेबल। ये मैंने आपको पढ़ाया है क्यों, क्योंकि इसमें दो से ज्यादा, इसमें वेरिएबल्स एक से ज्यादा होते हैं। अब हमने बात की थी लिमिटेशन ऑफ टेबुलेशन की, वो थी नो इंडिविजुअल आइटम इज प्रेजेंट, यानी हम इंडिविजुअली कोई आइटम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हमें ऑन द होल सारी क्लासिफिकेशन की सारी डेटा, सारा आइटम यहाँ पे मेंशन करना है। नो डिस्क्रिप्शन, हम यहाँ पे टेबल में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं। और रिक्वायर्ड स्पेशल नॉ, और यहाँ पे वही इंसान यहाँ पे इस चीज को जान सकता है, पढ़ सकता है, जिसको नॉलेज हुई कि टेबल कैसे यूज करते हैं। सो दोस्तों ये था कल का टॉपिक, जो मुझे लगता था साउंड यहाँ से रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया। अगर कोई चीज मैंने नहीं पढ़ाई, फॉर एग्जाम्पल मेरी टेस्ट, तो यहाँ पे PDF है ना, पढ़ लो मेरी टेस्ट, अगर समझ नहीं आता तो मुझे बताओ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बाय।